SEBI Investors Program in Sector 37, चंडीगढ़। नमस्कार, मेरा नाम हिमानी है और मैं सेबी की तरफ से एम्पैनल ट्रेनर हूँ। आज हम यहाँ पर सेक्टर 37 चंडीगढ़ में आए हैं। हमने एक फ़ाइनेंशियल लिटरेसी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ किया है। जैसे कि लोगों को फ़ाइनेंशियली काफ़ी नॉलेज कम है, लोगों को स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स और ये सारे प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी काफ़ी कम है। तो हम इस तरीके के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ करते रहते हैं और लोगों से मिलते रहते हैं, उनके साथ अपनी नॉलेज शेयर करते हैं। अगर उनके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट्स हैं, कोई प्रॉब्लम उन्होंने फेस की है, कोई ग्रीवेंस है, तो हम उसको हैंडल करने की कोशिश करते हैं। तो हमारी तरफ से यही कोशिश है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में, मनी को मैनेज करने के बारे में नॉलेज हो, क्योंकि मनी मैनेज करना भी एक आर्ट है, एक स्किल है और हर किसी को ये बड़ी मुश्किल से आता है। तो थैंक यू सो मच। मैडम, ये भी उनको बताते हैं कि आपने कहाँ इन्वेस्ट करना है? नहीं, हम ये नहीं बताते क्योंकि हम फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हैं, हम फाइनेंशियल ट्रेनर हैं। तो ट्रेनर में हमेशा ट्रेनिंग में प्रोडक्ट न्यूट्रल इन्फॉर्मेशन दी जाती है, यानी कि म्यूचुअल फंड्स ओवरऑल प्रोडक्ट क्या है, स्टॉक मार्केट ओवरऑल प्रोडक्ट क्या है, बट कौन से स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना है ये टिप्स हम नहीं देते हैं। वो तो आपको खुद से जानकारी हासिल करनी पड़ेगी। आप ये अवेयर करते हैं कि आपको किस तरह इन्वेस्ट करना है। वो ओके। प्रोडक्ट है क्या उसका, क्योंकि लोगों को तो यही नहीं पता कि शेयर बाजार है क्या, बहुत लोगों को नहीं पता। तो उनको पूरा कॉन्सेप्ट समझाना ही हमारा काम है। थैंक यू। और अवेयरनेस क्रिएट करना कि कैसे डूज एंड डोंट्स हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उनको फॉलो नहीं करनी है, वो सब हम समझाते हैं। चंडीगढ़ न्यूज़ हब में इंटरव्यू देने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। थैंक्स। आपने स्टॉक एक्सचेंज में भी पैसा इन्वेस्ट करना है, सबसे पहले तो उसको देखिए कि जो ब्रोकर है क्या वो सेबी का रजिस्टर्ड है, सेबी का उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर है। और उसके बाद आप देखिए कि कंपनी की बैकग्राउंड क्या है, कंपनी की बैकग्राउंड क्या है, कंपनी की टर्नओवर क्या है, कंपनी क्या सेल करी है, किस पर्पज के लिए उन्होंने किस पर्पज के लिए वो मार्केट में आए हैं, क्यों उन्होंने अपना जो प्राइमरी मार्केट में ज्वाइन किया, उसके बाद सेकेंडरी मार्केट होती है। और सेकेंडरी मार्केट में जाकर भी आपको जिन काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा और हमारी कुछ प्रिकॉशंस भी हैं, डूज एंड डोंट्स जो हम देते हैं। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि क्या KYC फॉर्म जो है नो योर क्लाइंट हमने बहुत अच्छी तरह भरा हुआ है, कभी किसी के कहने के ऊपर साइन नहीं करता। अभी मैं एग्जाम्पल देना नहीं चाहता, मेरे साथ बहुत सारी कंप्लेंट्स पड़ी हैं जो आती हैं कि सर हमारे साथ चीटिंग हो गई, हमारे साथ धोखा हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं तो कंपनी यही कहती है कि आप इन्वेस्टर्स को एजुकेट करो। कि मैं उनको बोला था, मैंने सेबी में भी हमारी बात हुई थी कि इन्वेस्टर्स को तो हम एजुकेट कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में जो फंड्स मैनेजर है उनको भी एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है कि हमारे इन्वेस्टर्स को प्रॉपर जस्टिस दो, प्रॉपर उनको ट्रांसपेरेंसी रखो अपने काम में और उनको समझाओ कि ये स्कीम है। तो इस के कारण जो KYC का फॉर्म है, इसके बाद जो सेबी की एक स्कैम कमेटी बनी हुई थी, सेकेंडरी मार्केट अवेयरनेस कमेटी, उसका मुझे मेंबर बनाया गया और मेंबरशिप में जो KYC फॉर्म है वो हमने ठीक किया और उसको जो कैपिटल थोड़ा फाउंड बड़ा करके हमने लिखा, क्योंकि आम तौर पे लोगों की कंप्लेंट आ रही थी, देखो जी ये फॉर्म जो है ना बहुत ब्रीक है, हमारे से पढ़ा नहीं है। उस टाइम हम कहते थे यार क्या ब्रीक है क्या बड़ा है, दिस इज योर हार्ड एंड मनी, उसको फॉर्म अच्छी तरह पढ़ो उसके बाद लगाओ। अगर आपको फॉर्म ही नहीं पढ़ोगे तो फिर तो देखो मार्केट जो है अप भी जाती है, डाउन भी जाती है। आज आपका 10,000 रुपये लग गया, कल को 12 हो गया तो आपको बहुत खुशी होगी, लेकिन अगर 10 के बजाय 8 हो गया तो आप घबरा जाओगे, यार ये कुछ नहीं है, मेरे साथ तो चीटिंग हो गई, मेरे साथ धोखा हो गया, दिस इज नॉट लाइक दिस। और जो टिप्स आमतौर पे ये कहते हैं कि जो सिक्योरिटी मार्केट है ना, दिस इज ए गेमिंग, जिसको शेयर बाजार पहले कहते थे और जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसने पहले। ऐसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना आज की डेट में सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि अगर हम बात करें हमारे FD के रिटर्न्स की, PPF के रिटर्न्स की, जो भी हमारे ट्रेडिशनल ऑप्शन थे इन्वेस्टमेंट्स के, कहीं पे भी बहुत अच्छा रिटर्न नहीं रह गया है। और इन्फ्लेशन की बात करें तो ऑलमोस्ट 5 to 6% इन्फ्लेशन है।
तो उसके अकॉर्डिंग स्टॉक मार्केट्स या म्यूचुअल फंड्स बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पर आपको रिटर्न्स अच्छी मिल सकती है। बट काफ़ी लोग इसमें इन्वेस्ट करने से घबराते हैं, हेजिटेट करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि नॉलेज की थोड़ी कमी है, लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है इसके बारे में। और अक्सर किसी एक को जो नुकसान होता है वो 100 लोगों तक पहुंच जाता है कि हमने यहाँ पैसा लगाया और पैसा डूब गया, ये अच्छा नहीं है यहाँ पर। तो थोड़ा सा हम आपको आज एक आइडिया देंगे कि क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं जहाँ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये हमारी कंट्री का कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है। तो जैसे घर में हमारे एक मुखिया होता है या हेड ऑफ द फैमिली होता है, वैसे ही कैपिटल मार्केट का जो हेड है वो कौन है? सेबी। तो बैंकिंग का कौन रेगुलेटर है? बैंकिंग को कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई। ठीक है, IRDA जो है वो इंश्योरेंस को रेगुलेट करता है। तो जब आप कोई इंश्योरेंस खरीदते हो तो उसका अगर कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो कौन रेगुलेट करेगा? IRDA। कंज्यूमर्स, क्योंकि हम उनको कंज्यूम कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो जितना मैं नेस्ले की मैगी खाऊंगी या डोमिनोज का पिज्जा खाऊंगी तो क्या होगा? कंपनी की क्या बढ़ेगी? सेल, मुनाफा बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, राइट। और अब जब उनका प्रॉफिट बढ़ा तो किसको फायदा हो रहा है? कंपनी को फायदा हो रहा है। बट अगर मैम ने या मैंने उस नेस्ले कंपनी के शेयर लिए हुए हैं, चाहे 1 शेयर, चाहे 2 शेयर, चाहे 10 शेयर, मैं क्या बन गई? उसकी शेयर होल्डर। यानी कि अब कंपनी का जब भी प्रॉफिट आएगा उसमें से कुछ हक मेरा भी होगा। तो वो मुझे कैसे देंगे प्रॉफिट? एक तो वो मुझे डिविडेंड देते हैं, ठीक है, या फिर जब मैंने शेयर खरीदा 5 रुपए का, 1 साल के बाद हो गया वो 20 रुपए, कितने रुपए का मुनाफा हुआ मुझे? 15 रुपए। तो ये जो मुनाफा है वो किस फॉर्म में हो रहा है? कैपिटल एप्रिसिएशन। मेरा जो प्रिंसिपल है वो बढ़ रहा है। तो ये 2-3 तरीके से, या कंपनी ने मुझे बोनस इशू करा, बोनस शेयर दे दिया, उनका बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, उनको लगता है सारे शेयर होल्डर को फायदा होना चाहिए, तो 1 शेयर पे मुझे और एक एक्स्ट्रा शेयर मिलेगा फ्री में, कोई पैसे नहीं देंगे। तो ये सब जो बेनिफिट्स है वो किसको मिल रहे हैं? वो शेयर होल्डर को मिल रहे हैं। तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं नेस्ले के जैसे बड़ा सा बिजनेस बनाऊं, है ना, इतनी बड़ी एम्पायर खड़ी करूं। बट मुझे अगर लग रहा है कि मैं उस प्रॉफिट का हकदार बनूं तो मैं सिंपली उसके शेयर्स खरीद सकती हूँ। तो जब शेयर्स आते हैं, जब लॉन्च होते हैं, तो 2 तरीके से होते हैं। एक तो होता है पहली बार IPO आता है, सुना है आप लोगों ने? IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो आपने लॉकडाउन के टाइम पे, जब 2020 के टाइम पे ना LIC का IPO आया था, सुना था आप लोगों ने? बहुत बहुत न्यूज में आया था LIC IPO लेके आ रहा है। तो बट LIC तो बहुत पुरानी कंपनी है, 40 साल 50 साल पुरानी कंपनी है, तो कैसे हुआ होगा ये? तो यानी कि पहले क्या था, वो सिर्फ शेयर्स गवर्नमेंट के पास थे, प्रमोटर्स के पास थे, ओनर्स के पास थे। पर उनको जब पैसों की जरूरत थी, जब उनको एक्सपैंड करना था बिजनेस, तो वो IPO लेके आए और हम सबको ऑप्शन दिया कि जो जो चाहे वो अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट करे, ताकि LIC कंपनी को पैसे मिले और वो उसको यूज करे, और फिर आप सब लोग शेयर होल्डर बन गए। ठीक है, ये होता है प्राइमरी मार्केट, जब पहली बार कंपनी अपने शेयर्स लेके आती है। दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट क्या है? जैसे मैंने IPO में अप्लाई किया पर मुझे शेयर्स नहीं मिले, ठीक है, या मैंने IPO में अप्लाई ही नहीं किया, अब मैं कैसे खरीदूं? अब मुझे दिख रहा है कि LIC के शेयर्स अच्छा चल रहा है, मुझे भी खरीदना है, अब मैं कैसे खरीदूंगी? मैं स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू भी खरीद सकती हूँ। तो वो होता है सेकेंडरी मार्केट, जहां ऑलरेडी शेयर्स जो लिस्टेड हैं मैं उनको बाय कर रही हूँ। ठीक है, तो दोनों तरीके हैं हमारे पास, IPO में भी ले सकते हैं या फिर सेकेंडरी मार्केट में भी ले सकते हैं। अब मुझे अकाउंट खोलना है, डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट, तो मुझे करना क्या है? 3 अकाउंट जरूरी है जब मुझे स्टॉक्स खरीदने हैं, मतलब मुझे शेयर मार्केट में जब निवेश शुरू करना है। तो पहला है बैंक अकाउंट, जो हम सभी के पास होता ही है ऑलरेडी। ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट होता है ब्रोकर के पास, जो हम शेयर खरीदते और बेचने के लिए यूज करते हैं। और तीसरा है डीमैट अकाउंट, मैंने शेयर्स खरीदे, अब मेरे को फिजिकल सर्टिफिकेट नहीं मिलेंगे, मेरे कहां पर आ जाएंगे डायरेक्टली? वो डीमैट अकाउंट में। तो ये 3 अकाउंट्स होने जरूरी हैं, और इसके लिए हमें क्या करना है? हमें सिंपल अपना, जैसे बैंक अकाउंट खुलवाते हो आप, तो आप KYC डॉक्यूमेंट्स देते हो ना, आधार देते हो, पैन देते हो, प्रूफ ऑफ एड्रेस देते हो, ऐसे ही सिंपल यहाँ पर भी देना है। खरीदें, कैसे खरीदें, क्या मेरे लिए सही है, इसमें मुझे मुनाफा होगा या नहीं होगा, ये सब जानकारी कैसे हासिल करनी है? आपको वो ड्यू डिलिजेंस करना है, मतलब
उस कंपनी के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल कीजिए, उसका प्रॉफिट कैसा है और उसका बिजनेस क्या है, क्या हमारी कंट्री में उसका ग्रोथ है या नहीं है, और उन्होंने पिछले 5-6 सालों में डिविडेंड डिक्लेयर किया कि नहीं किया, कैसे पता लगेगा उसकी परफॉर्मेंस के बारे में। ये सब तरीके हैं जो आपको जानने जरूरी है। ठीक है, अब आप अगर शेयर होल्डर बन गए तो आप कंपनी के बुक्स भी इंस्पेक्ट कर सकते हो, उनकी आप कंपनी का जब एजीएम होता है लंबे समय के लिए रखना है, कम से कम उसको आप 8-10 सालों के लिए जरूर रखो। ठीक है, इतना आपके पास टाइम पीरियड, आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट क्योंकि स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी है, कभी ऊपर कभी नीचे, जैसे कोविड के टाइम पे आपने सुना होगा कि डाउन चली गई थी, है ना, तो बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं इसी सिचुएशन में। बट हमेशा स्टॉक मार्केट वापस रिवाइव कर जाती है। कभी बजट आ रहा है, कभी इलेक्शंस हैं, कोई भी ऐसी न्यूज आई, वर्ल्ड वॉर हो रहा है, अभी अमेरिका में कुछ हो रहा है तो इंडिया की शेयर मार्केट पे इम्पैक्ट आ जाएगा, राइट। बट ये जो फ्लक्चुएशंस है ना, ये शॉर्ट टर्म होती है। 2008 और 9 में सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, याद है आप लोगों को? आपने पक्का सुना होगा न्यूज में। वो भी 2.8 इयर्स में ऑलमोस्ट रिकवर हो गया था, मतलब लंबा समय जरूर था, 2-2.5 साल, पर वो रिकवर हो गया था। तो हमें बस ये सोचना है कि हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना है, हमें ट्रेडर नहीं बनना, क्योंकि जो लोग ट्रेडर बनते हैं ना अक्सर वही पैसा लूज करते हैं और वो दुनिया भर में ढिंडोरा पीट देते हैं कि ये शेयर मार्केट खराब है, इसमें पैसा लूट चला गया। तो 1979 में शुरुआत हुई थी बीएसई के ये सेंसेक्स की, पता है कितनी वैल्यू से स्टार्ट हुई थी? 100 रुपए, और आज कितनी है? किसी को अंदाजा है शेयर मार्केट का क्या चल रहा है अभी? 70,000 ऑलमोस्ट। सर को काफी अपडेटेड इंफॉर्मेशन है। तो सोचिए अगर किसी के 100, हाँ 80 तक पहुंच गया था, एक टाइम पर 80 तक पहुंच गया था, तो किसी ने अगर 100 रुपए लगाए थे 1979, ऑलमोस्ट 44 इयर्स पहले, 45 इयर्स पहले, कितना हो गया? मतलब उसका कितना गुना बढ़ गया? 70,000 गुना बढ़ गया, मतलब 100 रुपए का 70,000 बढ़ गया। तो ये सिर्फ पेशेंस का गेम है, पेशेंस और कंसिस्टेंसी, मतलब हम रेगुलरली करें। इन्वेस्टमेंट करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सिर्फ सेविंग जो है वो पैसे को बड़ा नहीं करती है। सेविंग इज जस्ट लाइक आपने बीरा में रख दिया, पिगी बैंक में रख दिया, एक साल बाद भी निकालोगे उतने का उतना ही मिलेगा। इकट्ठा जरूर हो गया क्योंकि हम धीरे धीरे जमा करते रहे, पर ग्रो नहीं करेगा। तो ग्रो कैसे करेगा? इन्वेस्टमेंट से करेगा। अब आते हैं एफडी पर, क्योंकि एफडी तो सब लोगों ने कराई होगी, आई एम श्योर सबने कराई होगी यहाँ पे एफडी। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि आपको कितना रिटर्न मिलता है एफडी पर? कितना परसेंट? 9.01। कौन सा बैंक है? तो ऑन एन एवरेज 7-7.5% रिटर्न मिलता है। अगर आप देखो तो किसी भी बैंक में आप करा लो 7-7.5% मिलता है। तो एक जस्ट एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास 1 लाख रुपए, आज आपने एफडी कराई, कितना रिटर्न मिला? साल भर के बाद 7,500 मिल गया। ठीक है, 1 लाख पे 7.5% के साथ 7,500 रिटर्न हो गया। और इस पे इनकम टैक्स पे करना पड़ा हमें, और अगर हम इसमें इन्फ्लेशन का फैक्टर देखें, महंगाई तो हम भूल ही जाते हैं, उसको तो हम देखते ही नहीं, साइलेंट है अभी भी। अगर आपको नहीं करना तो आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा दैट आई डू नॉट विश टू नॉमिनेट। हाँ, कंपल्सरी नहीं है ना, अभी ऑप्शन है, आप करो या फिर ये लिख के दो कि मुझे नहीं करना। ये दो चीजें करना, क्योंकि ये इससे पता लगेगा कि आपको पता तो है ना कम से कम नॉमिनेशन के बारे में। पहले लोगों को पता ही नहीं होता था, लोग करते ही नहीं थे। तो 3 नॉमिनेशन आप कर सकते हो डीमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड्स में, और चाहे तो उसको आप बाद में चेंज भी कर सकते हो, कभी भी आप चेंज कर सकते हो। बट ये करा मैंने, आज शेयर्स परचेज करे मंडे को, तो मेरे अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में शेयर्स कब आ जाएंगे? ट्यूसडे को। अगर मैंने मंडे सेल करे शेयर्स, तो क्या होगा? सेल करे तो मुझे क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। वो कब आएगा मेरे अकाउंट में? ट्यूसडे को। तो ये जो साइकिल है वो एक जमाने में T+15 होती थी, जब स्टॉक मार्केट और ये सब डिजिटाइज हुआ था ना। T+15 से ये T+7 पे आए, फिर 3 पे आए, फिर 2 पे आए, और आज 1 पे आ गए। तो ये भी एक डेवलपमेंट है जो सेबी ने किया है आप सभी लोगों के लिए, ताकि आपका पैसा बहुत देर तक बाहर ना रहे, स्टकअप ना रहे। और 25 स्टॉक्स पे अभी टेस्टिंग चल रही है T+0 की। अगर वो भी सक्सेसफुल हो गया तो बहुत जल्दी ऐसा होगा कि सुबह ट्रेड करा, सब कुछ सेटल हो गया, शाम तक पैसा भी आ गया। तो ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है सेबी की तरफ से। डीमैट अकाउंट में एक और चीज है, अगर आपको, अब देखिए डीमैट अकाउंट खोल रहे कुछ तो चार्जेस पे करने ही पड़ेंगे, है ना। तो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस उसको हम बोलते हैं, AMC, हम ब्रोकर को या डीपी को देते हैं।
अगर आप छोटे इन्वेस्टर हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं करते हैं, थोड़ा कम अमाउंट रखते हैं शेयर्स का, तो 2 लाख रुपए तक अगर आपने रखा अपने डीमैट अकाउंट में, तो आपको कितने चार्जेस देने? देखिए, अगर 1.5 लाख तक रखा, ये दोनों मिला लीजिए, इक्विटी प्लस डेट, 1.5 लाख हो गया, 50 प्लस 1, तो क्या है? 0 AMC, कुछ नहीं देना चार्जेस आपको। पर करना क्या है उसके लिए? कैसे हमारे चार्जेस बचेंगे? हमें अपने डीमैट अकाउंट को, जो हमारा डीपी है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है या ब्रोकर है, उसको इतना बोलना है कि मुझे ये BSDA में मार्क कर दीजिए। BSDA मतलब बेसिक सर्विसेज डीमैट अकाउंट। उसमें आपको ज्यादा सर्विस भी नहीं मिलेगी और आपको ज्यादा सर्विस चाहिए नहीं, क्योंकि आप बहुत बड़े ट्रेडर तो हो नहीं, आप इन्वेस्टर हो, आपने बस लंबे समय के लिए शेयर रखने हैं। तो ये BSDA में मार्क करने से आप अपनी AMC बचा सकते हैं। तो 1.5 लाख तक 0 है, 1.5 से 2 के बीच में अगर आपकी होल्डिंग कभी जाती है तो आपको बस 100 रुपए देने, और ये हर बार वेरी करता रहेगा, क्योंकि हो सकता है आपका जो 100 रुपए है वो अचानक से 1 लाख दिख जाए, क्योंकि स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर चली गई। तो ये हर बार वेरी करता रहेगा, बट जब आप चाहोगे आप इसको BSDA में मार्क कर सकते हो। तो ये क्योंकि आपने कभी इसमें अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट में खोला होगा, आपने कभी ट्रेड करा होगा। I tell you, sir, because in broking account there is no balance. All the shares you have taken in your demat account. When you take the delivery in demat account, that means there is no balance in the broking account. All the brokers are supposed to transfer within 24 hours to your demat account. पहले क्या होता था, जैसे आपने उनके साथ ट्रेड करा और आपने उनकी पेमेंट नहीं करी, तो वो क्या करते थे? अपने पास ही शेयर रखते थे, आपको डिलीवरी नहीं देते थे। जब आप पेमेंट देते थे उसके बाद भी वो अपने पास रख लेते थे, बहुत फ्रॉड्स होते थे। तो सेबी ने बहुत क्लियर और स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बनाई है कि विद इन 24 आवर्स आपको सेटलमेंट करना ही पड़ेगा। इसका मतलब इससे डिक्लेरेशन बाय द ICICI। Yes, so every broker every day they have to submit report to SEBI as well as the stock exchanges. Daily reconciliation होता है evening में। So it should be zero. हाँ, मतलब if some amount is intimated, तो that means वो आपने रखा हुआ है शायद। अगर ये अगर आपने ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा रखा है तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे मेरे को कभी शेयर्स बाय करने, तो कुछ पहले जो ट्रेडर जो ब्रोकर है उसको अमाउंट तो देना पड़ेगा, तभी तो वो मेरे बिहाफ पे शेयर्स देगा ना। तो ये शो करता है कि मेरा इतना अमाउंट उनके पास है, और अभी आपने शायद ट्रेडिंग नहीं करी तो इसलिए 0 दिखा रहा है। मेरे को भी आता है ऐसा बैलेंस, मेरी तो खैर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो वो डेली ऐसे एसएमएसेस आते रहते हैं, तो इट्स ओके। मतलब ये आपको कुछ नहीं, उल्टा अच्छा है कि ये एसएमएसेस आते हैं, दैट मींस आपका मोबाइल नंबर सब जगह अपडेटेड है। सबसे बड़ी बात, तो अगर कुछ भी ऐसा ट्रांजैक्शन होगा तो आपको इमीडिएटली पता लगेगा। सर एक मिनट का नहीं, हाँ यस यस सर की भीगी रातों में, भीगी भीगी रातों में हो
में होठों पे बात दिल की आए हाय भीगी भीगी रातों में सावन का महीना पवन करे शोर पवन करे शोर पवन करे शोर शोर नहीं बाबा शोर नहीं बाबा शोर शोर पवन करे शोर हाँ जीरा रे झूमे रे ऐसे जैसे मनवा नाचे मोर सावन का महीना पवन करे शोर जीरा रे झूमे ऐसे जैसे बनवा नाचे मोर सारी रात तेरा तक नियरा तारियां चंग वे कल नू उड़ीक दिसा कल तेरी आई ना कल तेरी आई ना कल नू उड़ीक दिसा कल तेरी आई ना कल तेरी आई ना आशा वाली शम्मा अजे तक मैं बुझाई ना अजे मैं बुझाई ना इस शम्मा की कसाड़ के सवार लारियां तो कुछ जन में वे मैं तेरे पीछे होइया कबा हाय सारियां तो कुछ जन में वे मैं तेरे पीछे होइया कबा हाय लारियां तो कुछ जन में प्रेम दी ते कहंदी रब्बा मेल करा दौरी दौरी